ये तो लास्ट टाइम पे हमने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्लास है, ठीक है, एमसीक्यू डिस्कशन, ये स्पेशली जो है सारे आयुष के बच्चों के लिए है, राइट। और इसमें जो है सब्जेक्ट वाइज है। ये एक किताब भी हम लोग लिख रहे हैं मेडिकोज हब की तरफ से, ठीक है। इसका कॉपीराइट भी ले लिया गया है। ये जैसे अभी पीएसएम का है, इसी तरीके से फार्माकोलॉजी का भी है, इसी तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी है, और पैथोलॉजी। तो जैसे ही थोड़े थोड़े से, है ना, क्योंकि लगभग 70% काम हो गया है, और जैसे ही 100% होगा तो ये फिर मार्केट में आपको अमेजोन से भी ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बुक की ये खास बात है कि मॉडर्न पे आपको ये बहुत 100% एक तो करेक्ट आंसर आपको मिलेंगे, है ना। और जैसा कि मैंने बताया कि चाहे एमओ का हो, एमओसीएच का हो, एआईपीजीटी का हो, है ना, कोई भी एग्जामिनेशन आपके लिए होते हैं और कोई भी बच्चे हैं, तो मॉडर्न के यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगी सारी चीजें, राइट। तो ये आप लोग जो हैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें। और ये मैंने बताया था कि इसका मैंने कॉपीराइट हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। इसका ये डायरी नंबर है। और ये 23 मई को जिस दिन पहली क्लास ली गई थी, उस दिन बुक का कॉपीराइट भी ले लिया गया है। तो अभी फॉर्मेटिंग और थोड़ा बहुत हम लोग चेंज कर रहे हैं, और जैसे ही वो पूरी फॉर्मेटिंग और वो सारे आपके सब्जेक्ट आ जाएंगे, तो वैसे ही ये बुक आपकी पब्लिश भी हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग फार्मा की बात करते हैं। तो आज हम लोग जनरल फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं। और जनरल फार्माकोलॉजी के जो स्टार्टिंग का पहला वाला चैप्टर है, जो शुरुआत के 4 चैप्टर आपकी किताब में दिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो जनरल फार्माकोलॉजी की मेनली 2 ब्रांचेज होती हैं, है ना। कौन कौन सी 2 ब्रांचेज होती हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है? फार्माकोकाइनेटिक, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। और मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारी कोई ड्रग है, तो वो बॉडी में कैसे मूव करती है। तो ड्रग मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, अभी सब नीचे लिखा हुआ है लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इनसाइड बॉडी, क्योंकि अगर हमने कोई टेबलेट खाई है, तो इंटेस्टाइन में जाएगी, एब्जॉर्ब होकर लीवर में पहुंचेगी, वहां से ब्लड में जाएगी, वहां से जहां भी आपका प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक है तो इन्फेक्शन साइट तक, है ना, पेन है तो पेन साइट तक, वहां तक पहुंचेगी, वहां पे अपना काम करेगी, और काम करने के बाद वो फिर शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये जो पूरा मूवमेंट हो रहा है, इसी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग 4 चीजें देखते हैं, ADME। आगे भी लिखा हुआ है अभी, पर मैं यहाँ बता दूं क्योंकि 2 बार बता देंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। तो 4 चीजें हम लोग क्या क्या देखते हैं? तो 4 चीजें हम लोग देखते हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ना, जो हमने खाई थी वो कैसे एब्जॉर्ब हुई, ड्रग बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुई, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूट। देन जो भी ड्रग हम लोग खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है ना, बॉडी में लीवर में स्पेशली कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देते हैं, ठीक है। और फिर एलिमिनेशन, है ना, शरीर से बाहर निकल जाती है। ये सारा हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। दूसरी बात क्या आती है? फार्माकोडायनेमिक्स की। तो अगर फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें, तो डायनेमिक्स में यहाँ पे क्या होता है, ये तो क्या हुआ, हमारी बॉडी ने ड्रग के लिए क्या करा। अब डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, पावर। तो पावर का मतलब क्या है कि जो मेडिसिन हमने खाई है, वो हमारी बॉडी में जाके क्या करती है ना, कैसे करती है। किसी को हाइपरटेंशन था, तो हमने हाइपरटेंशन की दवा दे दी, तो उसने जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दिया, और हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया। डायबिटीज की दवा दे दी, तो उसने जाके ग्लूकोज को कम कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में मेनली क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है। तो दोनों का फर्क समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब हम लोग इनसे रिलेटेड जो आपके बहुत सारी बुक्स में और आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, वो रेलिवेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ए ड्रग इज कॉल्ड। तो अब देखो यहाँ पे बहुत आसान है ना। ड्रग का बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मतलब ड्रग बॉडी में जाके क्या कर रही है, ड्रग की पावर क्या है। तो ये किस में आ जाएगा?
ये फार्माकोडायनेमिक्स में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? पावर। पावर का मतलब व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग जो है बॉडी के लिए क्या करती है, और इसमें क्या चीजें आती हैं? तो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट। ये जो आप लोग अंडरलाइन वाला देख रहे हैं और बोल्ड, ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, या दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब आप आ जाओ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहाँ पे मूवमेंट हमने आपको बताया था, एडीएमई हमने आपको बताया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड। अब देखो यहाँ पे बदल दिया। ठीक है, वहां ऊपर जो ऑप्शन थे, ऊपर में ऑप्शन आपको याद है क्या था? ऊपर में जो ऑप्शन था वो क्या सही था? फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल इफेक्ट, ये वाला था। लेकिन सेकंड में हम लोगों ने उल्टा पूछा है ना? ये आपके सब एग्जामिनेशन, आप जब बुक लगाओगे, अपने क्वेश्चन पेपर लगाओगे, वो ये सब आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। राइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ आप। व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी क्या कर रही है? तो ये क्या आ जाएगा आपका? फार्मेकोकाइनेटिक्स, ADME। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो आपको क्वेश्चंस रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या करना पड़ता है? आपको क्वेश्चंस रटने पड़ते हैं। ठीक है, फिर देखो आ गया आपका फार्मेकोकाइनेटिक एज। अब आपको पता है इसमें क्या हो जाएगा आंसर? कोई बताएगा? तो स्टडी ऑफ ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। और जिसका मतलब होता है मूवमेंट, हमारी बॉडी में हमने जब ड्रग खाई है तो कैसे मूव कर रही है। तो इस तरीके से आपसे चार क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। राइट, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ें। देखो अनम्यूट हो रहा है क्या? यस, स्वाति। एंड ये आप अपना नाम बताओगे? सैमसंग SM। अनम्यूट कर पाओगे? अनम्यूट करके अपना, या मैं करता हूँ यहाँ से, देखता हूँ। आस्क टू अनम्यूट। आपका नाम बताओगे? हाँ, हेलो, नहीं समझ में आया। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम लग रही है, आवाज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। यस, चैट में भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है? यहाँ पे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, द मैक्सिमम रिस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ए ड्रग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए चार वर्ड हैं। राइट, एक है पोटेंसी, इफिकेसी, ड्रग एक्शन, ड्रग इफेक्ट। तो पहले हम लोग इन चारों का मतलब समझेंगे। अंदाजा आप लोग लगा सकते हो वैसे। मैक्सिमम रिस्पॉन्स जब भी पूछते हैं तो इफिकेसी, हमारी ड्रग कितनी इफिकेशियस है। तो जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जब भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर इफिकेसी आ जाएगा। अब हम लोग इसका मतलब समझते हैं, खासतौर से जो ऊपर के दो टर्म है। तो सबसे पहले ड्रग पोटेंसी क्या होती है? तो ड्रग पोटेंसी हम लोग कि ड्रग अमाउंट ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट। कोई भी इफेक्ट को लाने के लिए कितनी अमाउंट हमें चाहिए ड्रग के लिए। राइट, अब जैसे मान लो आपको
थोड़ी देर के लिए मान लो कोई ड्रग ए है, और इससे आपको क्या करना है कि ब्लड प्रेशर कम करना है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना है। और मान लो थोड़ी देर के लिए कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें कम से कम रिड्यूस करना है। तो इतना कम करने के लिए कितनी अमाउंट इसकी हमें चाहिए ड्रग की, है ना, तो प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं पोटेंसी। ठीक है। दूसरा, इफिकेसी। इफिकेसी क्या होता है? इफिकेसी हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रेस्पॉन्स। कोई ड्रग मैक्सिमम रेस्पॉन्स कितना प्रोड्यूस करती है। इसको मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देके बता देता हूं तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है। आपको दो दवाइयां अक्सर आप लोगों से पूछी जाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। ठीक है। ये एसिडिटी की दवाइयां हैं, खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है पेट में। तो इसमें एक बहुत पॉपुलर दवा है ना, पेंटोप्राजोल। और ये अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो ये पेन 40 के नाम से आती है। दूसरी एक और आती है रेबीप्राजोल, ओमिप्राजोल भी आती है। ठीक है। और ये जो है 20 मिलीग्राम की आती है ना, ये पेन एक्चुअली ब्रांड नेम है। तो ये 40 मिलीग्राम की आती है और ये 20 मिलीग्राम की आती है। अब इन दोनों दवाइयों की हम खास बात बता दे रहे हैं आपको क्या है। दोनों की खास बात क्या है कि ये चाहे हम 40 मिलीग्राम दें और चाहे ये 20 मिलीग्राम दें, दोनों से जो इफेक्ट आता है वो सेम आता है। तो सेम इफेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है कि इनसे जो इससे ज्यादा अगर हम डोज बढ़ा दें तो इफेक्ट भी हमारा नहीं बढ़ेगा, है ना, या टॉक्सिक इफेक्ट आने लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो इन दोनों दवाइयों का लगभग फिक्स है। तो इफिकेसी क्या हो जाएगी इनकी, इन दोनों की इफिकेसी क्या हो गई, सेम हो गई। राइट। क्योंकि दोनों से सेम इफेक्ट आ रहा है, मैक्सिमम इफेक्ट जो आ रहा है वो लगभग दोनों का बराबर है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पेंटोप्राजोल अच्छी है या रेबिप्राजोल अच्छी है। लेकिन यहाँ पे उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे 40 मिलीग्राम चाहिए, जबकि रेबिप्राजोल उतना ही इफेक्ट लाने के लिए 20 मिलीग्राम चाहिए। इसका मतलब कि रेबिप्राजोल का कम अमाउंट चाहिए, लेस अमाउंट चाहिए। लेस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, टू प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाएगा कि रेबिप्राजोल हमारी ज्यादा पोटेंट है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में? तो रेबिप्राजोल इज 2 times more potent than पेंटोप्राजोल। ठीक है। तो रेबिप्राजोल इज 2 times मोर पोटेंट देन पेंटोप्राजोल। अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रेबिप्राजोल का कम अमाउंट चाहिए। तो रेबिप्राजोल पोटेंट ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे पोटेंसी का मतलब ये नहीं कि ये ज्यादा अच्छी हो गई। हम ये तो कह रहे हैं कि मोर पोटेंट, लेकिन इफिकेसी क्या है, सेम है। अच्छा खराब दोनों दवाइयां एक ही जैसी है। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। तो यहाँ पे क्या था, द मैक्सिमम रेस्पॉन्स दैट कैन बी एलिसिटेड बाय ए ड्रग। तो मैक्सिमम रेस्पॉन्स की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, इफिकेसी आएगा। क्लियर है सबको? अब आप देखो अगला क्वेश्चन। Efficacy of drug refers to affinity to bind receptor, ability to bind and activate receptor, dose required to produce response, maximum response a drug can produce। बताएगा कोई आंसर क्या है? तो आंसर क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, है ना, मैक्सिमम रेस्पॉन्स।
और जो सी वाला होगा वो क्या होगा, वो पोटेंसी हो जाएगा। ठीक है। ये देखो अगला आंसर आपका वही आ गया। तो ड्रग पोटेंसी रिफर्स टू डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम रेस्पॉन्स ऑफ ए ड्रग पूछा जा रहा है। अगर मैक्सिमम रेस्पॉन्स पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, इफिकेसी हो जाएगी। फिर से आंसर क्या हो गया, इफिकेसी। तो आंसर इज सी। एबिलिटी ऑफ ए ड्रग टू कंबाइन विद ए रिसेप्टर इज कॉल्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एफिनिटी, एफिकेसी। ठीक है। अब ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। इफिकेसी हमने आपको बता दिया, इफिकेसी का मतलब क्या है, मैक्सिमम इफेक्ट। अब एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और एफिनिटी, इनका तीनों का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक बार मतलब समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। यहाँ पे अगर अंदाजा लगाने की बात करें तो ड्रग की एफिनिटी, किसी रिसेप्टर से बाइंड होने का, तो एबिलिटी का मतलब कि कितनी ताकत से हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एफिनिटी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस या इंग्लिश समझोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इन तीनों चारों चीजों का मतलब बताएंगे। तो सबसे पहले एगोनिस्ट क्या होते हैं। तो एगोनिस्ट इज ए ड्रग दैट बाइंड्स टू रिसेप्टर एंड प्रोड्यूसेस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कोई ड्रग है ना, आ, जैसे हम्म, मान लो एगोनिस्ट आपको बता देते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट ले लेते हैं, बीटा टू एगोनिस्ट। ठीक है। तो बीटा टू एगोनिस्ट एक हमारी ड्रग है बहुत इंपॉर्टेंट, सल्बूटामॉल। ठीक है, ये आपको याद होगा। ये एस्थलिन जो आता है एस्थमा में यूज करते हैं। तो समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो एक्चुअली जो है, जो एड्रेनलिन, जो हमारी बॉडी में एड्रेनलिन बनता है, ठीक है, ये एड्रेनलिन क्या करता है, बाइंड विद बीटा रिसेप्टर, बाइंड विद बीटा रिसेप्टर। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स में है, लंग्स में इसकी वजह से ब्रोंको डायलिटेशन हो जाता है। मतलब ब्रोंकस हमारे क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है हमारा काम कौन करता है, एड्रेनलिन करता है। अब एगोनिस्ट क्या होते हैं, हमने क्या करा, हमने क्या करा, एड्रेनलिन की जगह हमने सल्बूटामॉल दे दिया। तो सल्बूटामॉल आपका क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया। अब बाइंड होना चाहिए था एड्रेनलिन को, लेकिन उसकी जगह जब हमने सल्बूटामॉल दिया तो ये सल्बूटामॉल क्या हो गया, ये बाइंड हो गया विद बीटा रिसेप्टर, और इसकी वजह से ब्रोंकोडाइलिटेशन हो गया। तो ये सल्बूटामॉल क्या हो गया, आपका एगोनिस्ट हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे एगोनिस्ट की डिफिनीशन क्या है, ड्रग दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर, एक रिसेप्टर से बाइंड हुई, एंड प्रोड्यूसेस ए बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जो नेचुरल रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स था उसी तरीके से वो रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल से समझें, तो ये मान लो कोई रिसेप्टर है, इसको हम लोग इस टाइप से दिखाते हैं, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पे मान लो कि ये आपका क्या है, एड्रेनलिन था ये आपका क्या है, एड्रेनलिन है। तो ये एड्रेनलिन यहाँ पे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। तो ये आपका क्या था, एड्रेनलिन था। ठीक है। अब एगोनिस्ट क्या हो गया, हमने उसी से मिलता जुलता एक ड्रग बना ली। तो ये क्या हो गया आपका, सल्बूटामॉल।
और ये क्या हो गया आपका एगोनिस्ट। तो अगर एड्रेनलिन नहीं है तो ये सल्बूटामाइल बाइंड होके ये ब्रांकोडाइलेटेशन करा देगा। यहीं पे एक और कॉन्सेप्ट समझना है, और वो कॉन्सेप्ट है एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट क्या होता है? डायग्रामेटिक मान लो मैंने इसको ऐसे बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गया, एंटागोनिस्ट है। अब एंटागोनिस्ट क्या करेगा कि ये जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। अगर हमने किसी को एंटागोनिस्ट दे दिया तो एंटागोनिस्ट क्या हुआ, ये जाके रिसेप्टर से बाइंड हो गया। अच्छा, नाम में देखो एंटा लगा है, एंटा का मतलब क्या हो गया, एंटी काम कर रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जो नेचुरल लाइगेंड है या एगोनिस्ट है, ये उनके उल्टा काम कर रहा है, क्योंकि एंटा एंटी मतलब हुआ। अब जब ये बाइंड हो जाएगा तो इसके दो काम होंगे। पहला कि बाइंड होने के बाद इससे कोई भी एक्शन नहीं आएगा, नो एक्शन, नो एक्शन इज प्रोड्यूस। ये खुद कोई काम नहीं करता है, लेकिन इसने काम दूसरा काम क्या कर दिया, इसने दूसरा काम कर दिया कि प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ एगोनिस्ट, या जो नेचुरल हमारी बॉडी में लाइगेंड होते हैं। अब क्या होगा, अगर हमने एंटागोनिस्ट दे दिया तो जब एड्रेनलिन हमारी बॉडी में निकलेगा तो वो बाइंड नहीं हो पाएगा। एड्रेनलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो ब्रांकोडाइलेटेशन नहीं होगा। ब्रांकोडाइलेटेशन का इफेक्ट कम हो जाएगा तो नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, ब्रांको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, किसी एगोनिस्ट या नेचुरल लाइगेंड के एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। तो एक तरीके से उसका रिवर्स एक्शन आ जाता है, जबकि एंटागोनिस्ट अपना खुद कोई भी एक्शन प्रोड्यूस नहीं करते। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? अब इन्हीं पे आपके चार पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अच्छा अब यहां से जो बाइंडिंग है, ये जो बाइंडिंग है आपकी, ये यहाँ पे बाइंड हुआ ये, तो बाइंडिंग जो कैपेबिलिटी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिनिटी। कितनी ताकत से बाइंड हो रहा है, कितने पावर से बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एफिनिटी। तो जैसे मान लो यहाँ पे एड्रेनलिन बाइंड हुआ है, अगर किसी की एफिनिटी ज्यादा है तो वो एड्रेनलिन को यहाँ से हटा के खुद बाइंड हो जाएगा। तो एफिनिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो कई बार अपनी ओरिजिनल चीज को वहां से हटा के खुद बाइंड हो जाता है, या किसी ड्रग को हटा के दूसरी ड्रग बाइंड हो जाएगी जिसकी एफिनिटी ज्यादा है। तो अब तीनों का मतलब समझ में आ गया आपको? तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये सब चीजें लिखी हुई हैं। वन ड्रग डिक्रीजेज इफेक्ट ऑफ एनदर, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि कोई किसी के एंटी काम कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एंटागोनिस्ट। तो आंसर विल बी एंटागोनिस्ट। फिर दूसरी तरीके से पूछा गया है, एंटागोनिस्ट इज ए ड्रग दैट बाइंड्स एंड प्रोड्यूस इफेक्ट। अभी हमने क्या बताया था, कि बाइंड तो होता है एंटागोनिस्ट, लेकिन खुद इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। डज नॉट बाइंड रिसेप्टर, अभी हमने बताया था कि रिसेप्टर से बाइंड होता है, तो ये भी गलत हो गया। बाइंड बट डज नॉट प्रोड्यूस इफेक्ट, ये मैंने अभी बताया था आपको। इफिकेसी से कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिनिटी रिफर्स टू। तो मैंने आपको बता ही दिया है,
ड्रग मेटाबॉलिज्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ड्रग एलिमिनेशन फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। एबिलिटी टू बाइंड रिसेप्टर ही एफिनिटी कहलाती है। और मैक्सिमम इफेक्ट एफिकेसी कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वन ड्रग विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ एनदर ड्रग। अगेन उसी को दूसरी तरीके से थोड़ा पूछा गया है, तो आपको पता ही चल जाएगा आंसर क्या है। एंटागोनिस्ट है। तो नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक इंडेक्स। ठीक है, तो एक बार चैट सेक्शन में आ जाओ। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है? शालिनी, श्री। शालिनी माइक ऑन कर सकती हो? चलो चैट सेक्शन में आ जाओ। रात में, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सब सो रहे होंगे। तो जल्दी से बताओ, एंटागोनिस्ट उसका खुद का कोई एक्शन होता है, यस या नो? एंटागोनिस्ट का खुद का एक्शन होता है, यस या नो? बिल्कुल। तो एंटागोनिस्ट का खुद का एक्शन नहीं होता है। ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड होता है लेकिन खुद का एक्शन नहीं होता है। ठीक है। एस्थमा में कौन सी बीटा टू एगोनिस्ट दी जाती है? एस्थमा में कौन सी बीटा टू एगोनिस्ट दी जाती है? एक्चुअली ज्यादातर क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो इसलिए आपको ना रिफ्लेक्सली सब चीजें याद करनी है। और जब भी आप लोग पढ़ा करो तो एक छोटी सी कॉपी जरूर रखो, उसमें साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। तो सल्बूटामॉल बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, ये आप लोग याद कर लो, सल्बूटामॉल। ठीक है, सल्बूटामॉल। ठीक है। देन ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन, किसके पार्ट होते हैं? फार्माकोकाइनेटिक के या फार्माकोडायनेमिक्स के? तो ये फार्माकोकाइनेटिक्स के हैं, है ना, मूवमेंट। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस में पढ़ते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का नाम बताओ। किसी एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का नाम बताओ। वेरी गुड। रेबिप्राजोल। और एक दूसरी जो मैंने बताई थी, पेंटोप्राजोल। रेबिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। ठीक है। दोनों में इफिकेसी किसकी ज्यादा है? पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम देते हैं, रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम देते हैं। तो इफिकेसी किसकी ज्यादा है? वेरी गुड, सैमसंग। इफिकेसी सेम है। इफिकेसी सेम है। ठीक है। तो क्या चीज डिफर कर रही है? इफिकेसी सेम है, यानी कि मरीज के लिए दोनों बराबर फायदा करेंगी। तो क्या चीज डिफरेंस आया? क्योंकि पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम दे रहे थे, रेबिप्राजोल 20 मिलीग्राम देते हैं, तो क्या चीज में डिफरेंस आया? पोटेंसी। लिखो सब लोग, पोटेंसी। पोटेंसी। ये जब आप ना वीडियो भी देखना है, इसके मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे डाल के।
तो ये वीडियो 2-3 बार देखोगे, ये बातें सुन लोगे ना, तो ये एक दो क्वेश्चन क्योंकि आते ही आते हैं। और फार्मा में, ये जनरल फार्मा से जरूर एक आधा क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो चलो आज ऐसा करते हैं, आज बच्चे कम हैं क्योंकि रात का समय है ना। दिन में ज्यादा बच्चे रहते हैं, रात में शायद सबकी पढ़ने की आदत चली गई है। तो ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर लेंगे, दिन में लेंगे किसी दिन। संडे को तो लेते ही हैं, अगर बीच में टाइम होगा तो दिन में फिर ले लेंगे। ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो पूछ सकते हो चैट पे, या आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन पूछना है? नो क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है, तो गुड नाइट। और ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो इसका एक कोर्स बना रखा है, वहां से आप लोग कोर्स ले सकते हो, तो ये पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। और इसको आप किसी भी प्रिंट की दुकान से जाके प्रिंट आउट निकाल के और फिर इसको आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है। इसमें एसपीएम के अभी आपको लगभग 55-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लगभग 50 क्वेश्चन फार्माकोलॉजी के हैं। ठीक है। बाकी अभी हम लोग और फटाफट जोड़ रहे हैं उनकी फॉर्मेटिंग करके, तो जल्दी जैसे 400-500 क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर आपको बुक फॉर्म में भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, दिव्या शुक्ला। बढ़िया है, तो समझ में आया दिव्या। अपने नाम से ही जूम में आना, तो उससे थोड़ा हमें बुलाने में आसानी हो जाती है। ठीक है। और जिन जिन बच्चों को अभी एग्जाम देना है इस साल या अगले साल, उनके लिए बेटर है कि वो लोग जल्दी जल्दी से थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। और दिव्या, तुम्हें इस बार एग्जाम देना है, ये कमिंग जो आने वाला है 1-2 महीने बाद, या नेक्स्ट ईयर देना है? तो हमारे 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, तो 5-6 लेक्चर उसका मॉडर्न वाला पोर्शन आप देख लेना, है ना। उसका लिंक ग्रुप में है, आप ग्रुप में जुड़ जाना। तो वहां से आप जो है उसको देख लेना। तो 50 क्वेश्चन एसपीएम के, है ना, फिर फिजियो के भी हैं, 30-40 क्वेश्चन फिजियो के हैं, 30-40 क्वेश्चन गायनी के हैं, और ये फार्मा के हो गए हैं। तो कम से कम इतना आपका तैयार हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे। राइट। तो थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। कुछ पूछना है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट।